इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीसेल की प्रॉपर्टी कैसे खरीद और बेच सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसके लिए लोन का प्रोसेस क्या होता है, टीएम कैसे अप्लाई किया जाता है और रजिस्ट्री का प्रोसेस कैसे होता है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी की बात। आप रीसेल में घर खरीदने या बेचने जाते हैं तो उसके लिए आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर करते हैं या कई दफ़ा आप नहीं भी करते हैं। तो इस केस में क्या है कि आपको प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जहां आपको अनपढ़ से लेके मेरे जैसे एमबीए प्रोफाइल वाले प्रोफेशनल बंदे एक जैसा काम करते हुए मिलते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं होता या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रियल एस्टेट का पूरा ज्ञान होता है। यहाँ ये लाइन जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसका उद्देश्य बस इतना है कि कोई विशेष योग्यता का मानक न होने की वजह से रियल एस्टेट फील्ड में इतने लोग भरे पड़े हैं और गलत कमिटमेंट करते हैं जिसके बेस पे लोगों को फंसा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप डील कर रहे हो वो जानबूझ के आपको फंसा रहा हो। होता ऐसा है कि उनको भी नहीं पता होता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होना है, प्रोसेस क्या करना है। बस इन्हीं चीज़ों को डील करने के लिए मैं आपसे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके लिए सेलर की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जब आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ट्रांसफर अपने नाम कराते हैं उस टाइम, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोसेस अगर आप स्किप कर देते हैं या डॉक्यूमेंटेशन बाईपास कर देते हैं तो हो सकता है कि जब तक आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, जो प्रॉपर्टी आपके पास हो, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब आप उस प्रॉपर्टी को फिर से रीसेल करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रीसेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कोई प्रॉपर्टी जिसे फिर से बेचा या खरीदा गया है या उसे बेचने या खरीदने की बात हो रही है। प्रॉपर्टी को रीसेल कौन कर सकता है? तो प्रॉपर्टी को रीसेल सिर्फ वही कर सकता है प्रॉपर्टी जिसके नाम पे या फिर वो इंसान जिसको पावर ऑफ अटर्नी उसके ओनर या ओनर्स ने दिया हुआ है। प्रॉपर्टी को रीसेल में क्यों खरीदे? क्योंकि आपको इसमें आपकी चॉइस की प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है। अगर आप कोई रेडी टू मूव फ्लैट खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि जल्दी पोजीशन मिलने वाला है तो आपको रीसेल में ही आपके पसंद का फ्लैट मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट, यहाँ मैं बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं और ये प्रोजेक्ट जब शुरू होते हैं तो उसके साथ ही इसमें सेल होना शुरू हो जाती है। तो जब तक कंप्लीट होते हैं तब तक सारे तकरीबन फ्लैट सेल हो चुके होते हैं, या एटलीस्ट ऐसा भी होता है कि अच्छे लोकेशन के जो फ्लैट होते हैं या फिर नीचे के फ्लोर होते हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई उसको परचेस कर लिया होता है। वो एंड यूज़र भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाद में उस फ्लैट को सेल करते हैं, तो जो प्रीमियम यूनिट होती है वो आपको रीसेल में मिल सकती है। अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपका रिस्क काफ़ी लो रहता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप कोई बिल्कुल स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उस टाइम आपको रिस्क ज़्यादा होता है कि प्रॉपर्टी टाइम से बनेगी या नहीं बनेगी, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे प्रॉपर टाइम से डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। अगर वो प्रॉपर्टी लोन लेकर परचेस करते हैं तो उन्हें लोन की ईएमआई के साथ साथ अगर वो रेंट पे रहते हैं तो उनको रेंट भी देना पड़ता है। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको कम कीमत की प्रॉपर्टी मिलने के भी चांस होते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं जो कि एडवांस स्टेज में है, मतलब वो रेडी टू मूव इन तो नहीं है पर इस स्टेज में है कि उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और जल्दी पोजीशन मिलने वाला है, तो जब प्रॉपर्टी का ये स्टेज होता है तो उस केस में भी कुछ यूनिट्स जो होती है वो बिल्डर के पास होती है, सेल के लिए अवेलेबल होती है। तो अगर आप बिल्डर से वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो आपको उसके लिए उस बिल्डर को पे करना होता है उससे कम में उसी साइज की प्रॉपर्टी आपको रीसेल में मिल जाती है उसी प्रोजेक्ट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो शुरू के टाइम में जो इन्वेस्टर उसमें अपने पैसे लगा देते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन हो जाता है या फिर एडवांस स्टेज में हो जाता है और जब उसका रेट बढ़ चुका होता है, इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए जो इन्वेस्टर होता है वो यूनिट को सेल करता है। अगर वो सेल करते समय अगर बिल्डर के लेवल का ही प्राइसिंग रखेगा तो बिल्डर से लोग प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करेंगे, ना कि रीसेल में। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो बिल्डर के रेट से अपने प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा सा कम ही रखता है। हालांकि कुछ हाई एंड प्रॉपर्टी के केस में ये उल्टा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रीसेल ट्रांजैक्शन। तो इसमें मुख्यतः 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है। पहली होती है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की रीसेल और दूसरी होती है ऐसी प्रॉपर्टी की रीसेल जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई होती है। इसके लिए 2 तरह का प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। उसमें एक पहला होता है एंडोर्समेंट या ट्रांसफर का प्रोसेस और दूसरा होता है कैंसिलेशन प्रोसेस। इस वीडियो में मैं रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की रीसेल कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगा।
अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की रीसेल कैसे होती है के बारे में बताने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में ऊपर कॉर्नर में, इस वीडियो के अंत में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो आइए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये जानना कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा बेचा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी सर्च से। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कौन बेचना चाहता है, कौन खरीदना चाहता है, ये मालूम करना आसान हो जाता है अगर आप कोई लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इसके लिए हायर करते हैं। जैसे आप मुझसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए नीचे दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट हम आपको आपकी पसंद की प्रॉपर्टी देंगे, बायर और सेलर को आपके लिए ढूंढेंगे, प्रॉपर्टी की विजिट कराते हैं, आपकी मीटिंग कराते हैं। साथ के साथ हम आपके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट टू सेल से लेके टीएम, रजिस्ट्री, होम लोन, टीडीएस जमा करने से लेके पीटीएम लेने में भी मदद करते हैं। तो आजकल का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है, तो कुछ प्रॉपर्टी पोर्टल्स भी हैं जहां से आप डायरेक्ट बायर या सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर वहां पर आपको कम ही बायर और सेलर मिलते हैं। अगर आप बायर हैं और आपकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो गई है, या आप सेलर हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का बायर मिल गया है, तो अब होगी मीटिंग। अब इस मीटिंग से जो चीज़ें होनी है उसका मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। तो इस मीटिंग में जो होगा डिस्कस होगा, सेल वैल्यू डिस्कस होगा। अगर आप जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसमें कुछ हार्ड कैश के लेन देन की अगर बात है और जो वाइट की पेमेंट की बात है उसका डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ इस मीटिंग में ये भी तय कर लिया जाता है कि ये डील कितने समय में पूरी की जानी है। आमतौर पर डील को जो पूरा करने का जो टाइम होता है, डिफॉल्ट जो टाइम होता है, वो 45 से 60 दिन का समय रखा जाता है। इस मीटिंग में टीएम, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम के बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी की डील हो रही है अगर वो 50 लाख की या उससे ज़्यादा की है, तो बायर को टोटल डील वैल्यू से 1% कम करके सेलर को पेमेंट करना होता है, और बाद में सेलर के टैक्स अकाउंट में वो 1% जमा कर टीडीएस सर्टिफिकेट सेलर को देना होता है। इसका भी डिस्कशन आपको ये फर्स्ट मीटिंग में ही कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि जो सेलर है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है बायर को शो करता है, और अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी कॉपी बायर को देता है। यदि उसने कोई डॉक्यूमेंट खो दिया है तो वो उसे अरेंज करेगा, या फिर इसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड आखिरी रास्ता होता है, वो भी तकरीबन हर जगह एक्सेप्ट होता है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। मुख्यतः आपको जो मीटिंग में डॉक्यूमेंट देखना है, दिखाना होता है, उसमें आपका जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है जिसको हम अलॉटमेंट बोलते हैं, वो भी दिखाना होता है। इसके अलावा जो भी पेमेंट की रिसिप्ट्स होती हैं वो आपको दिखाना होता है। उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना होता है। बिल्डर के द्वारा जो कार पार्किंग अलॉट हुई है उसकी जो आपके पास कोई पेपर होता है वो दिखाना होता है। रजिस्ट्री या सबलीज जो डीड है, सबलीज डीड होती है, वो शो करना होता है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट शो करना होता है अगर वो प्रॉपर्टी पे लोन लिया गया है तो। इसके अलावा अगर कोई जीपीए के थ्रू ये प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, अगर कोई सेलर है तो उसका जो ओरिजिनल जीपीए होता है वो भी दिखाना होता है। इसके अलावा जो सेलर और बायर के जो आईडी प्रूफ होते हैं वो भी एक्सचेंज इस मीटिंग में किए जाते हैं। ये ओरिजिनल पेपर आपको तभी देखने को मिलेंगे जब सेलर ने प्रॉपर्टी पे लोन नहीं लिया हो। अगर सेलर ने इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया है तो सारे जो पेपर होते हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टी के वो बैंक में जमा रहते हैं। ऐसे में अगर सेलर के पास डॉक्यूमेंट की कॉपी भी हो तो भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जो होता है वेरीफाई कराया जा सकता है। उसके अलग अलग मीन्स होते हैं। अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होती हैं तो अब क्या होगा कि आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक का टोकन बयाना के रूप में सेलर को बायर देता है। जितनी बड़ी डील होती है उतना बड़ा बयाना चलता है, पर कभी भी सेल वैल्यू का 10% का पेमेंट आप बयाने में न दें। सेलर से मिले डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के से प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए 3 से 4 वर्किंग डे का समय लिया जाता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स को खुद या अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से, बिल्डर से भी वेरीफाई करा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार और अथॉरिटी ऑफिस में भी इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, जो इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में 3 से 5 दिन लेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री की सत्यापित कॉपी भी निकलवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी गौतम बुद्ध नगर में खरीद रहे हैं तो अथॉरिटी ऑफिस से भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जरूर चेक कराएं। हो गए ना आप कंफ्यूज कि रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री की सत्यापित कॉपी निकालने की भी बात कर रहा है तो फिर अथॉरिटी ऑफिस से ओनरशिप चेक कराने की बात क्यों बोल रहा है? तो आपको मैं ये बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है उसमें 2 सरकारी ऑफिस में आपकी फाइल प्रोसेस होती है। एक होता है रजिस्ट्रार ऑफिस और दूसरा होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी। आप रजिस्ट्री भले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में कराते हैं, पर इसकी जो रिकॉर्ड होती है वो संबंधित अथॉरिटी में भी रखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदते हैं और आप उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल रजिस्ट्री या सब लीज डीड भी देखते हैं, पर जब आप टीम अप्लाई करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी या फिर नोएडा अथॉरिटी में जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड उस अथॉरिटी में होता नहीं है। ऐसे में आपकी डील फंस सकती है।
बायर को खुद या अपने प्रॉपर्टी डीलर से, बिल्डर ऑफिस या और मेंटेनेंस एजेंसी से संपर्क करना चाहिए, ये पूछने के लिए कि सेलर पर कोई बकाया तो नहीं है। और इस स्टेज तक ये कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी फाइनल होने वाली है, इसलिए बायर को बैंक से संपर्क करके अपना लोन सैंक्शन करा के रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। लोन प्री अप्रूवल कराने में खरीदने वाली प्रॉपर्टी का कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होती है। होम लोन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कॉर्नर में एक लिंक जो आ रहा है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इन प्रोसेस के बाद जब बायर को ये स्पष्ट हो जाए कि प्रॉपर्टी में कोई समस्या नहीं है, जैसे कि सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, इसके अलावा इसमें स्थानीय अदालत या फिर अथॉरिटी में कोई मामला नहीं चल रहा है, या फिर इसमें बिल्डर और RW NOC देने के लिए तैयार है, अब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे टेम्पररी एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट हार्ड केस के लेन देन को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है, पर सच्चाई तो ये है कि आज भी बड़े स्तर पे कैश की डील होती है। तो अगर आप कोई ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें कि हार्ड कैश का लेन देन है तो ये स्टेप आपके लिए है, अन्यथा अगर आप कोई हार्ड कैश का लेन देन नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेप को आप इग्नोर कर सकते हैं। इस स्टेप में बायर और सेलर के बीच एक टेम्पररी एग्रीमेंट टू सेल होता है, जिसमें डील की कुल सेल वैल्यू लिखी जाती है और उसमें यह भी लिखा जाता है कि कितना हार्ड कैश और कितना चेक या बैंक से पेमेंट होना है। बाकी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल एग्रीमेंट की ही डाली जाती है। इस टेम्पररी एग्रीमेंट टू सेल को जो होता है बायर अपने पास रखता है। ये एग्रीमेंट बायर की रजिस्ट्री होने के बाद फाड़ दिया जाता है। अब साइन होगा परमानेंट एग्रीमेंट टू सेल। परमानेंट एग्रीमेंट टू सेल जो होता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है। यहाँ बायर जो होता है वो डील वैल्यू का 10% सेलर को पे करता है, और पर ये जो पेमेंट की जाती है वो 100% वाइट की पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल जो होती है वो एग्रीमेंट पे देना जरूरी होता है। साथ ही इस एग्रीमेंट पे डील को कितने समय में पूरा करना है, जनरली ये 45 से 60 दिन का टाइम फ्रेम रखा जाता है, वो मेंशन होता है। पेमेंट की शेड्यूल होती है। इसके अलावा जो बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे इस एग्रीमेंट टू सेल पे लिखा जाता है। जब हम एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं उस टाइम जो उस पर सिग्नेचर होता है, बायर सेलर के अलावा 2 विटनेसेस का भी सिग्नेचर होता है, तो आपको 2 विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप जो विटनेस का अगर एग्रीमेंट टू सेल पर आप सिग्नेचर कराएं तो सिर्फ सिग्नेचर न कराएं, बल्कि सिग्नेचर के साथ साथ उनका कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर भी डलवाएं। कभी कभी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि इसकी नौबत कम ही आती है। सेलर की जिम्मेदारी होती है कि बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी से NOC लेना। कभी कभी बिल्डर थोड़ा लापरवाही दिखा देते हैं और NOC देने में समय लगाते हैं, फिर बाद में डील में दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कभी कभी डील पूरी करने का टाइम जो फ्रेम होता है वो NOC आने के बाद शुरू होता है। ये बायर और सेलर के आपसी विचार विमर्श पर निर्भर करता है। एग्रीमेंट टू सेल में उन सभी लोगों का नाम डाला जाता है जिनके नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होती है, क्योंकि यही एग्रीमेंट टू सेल की जो कॉपी होती है वो सेलर बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी को NOC के लिए देता है, और जो बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी उन्हीं नामों पे NOC इशू करती है, और NOC में जो नाम लिखा रहता है अथॉरिटी TM उसी के नाम पे करती है। तो TM में जो नाम होता है उसी के नाम पे फिर रजिस्ट्री होती है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर आप हार्ड कैश में डील कर रहे हैं तो इसके लिए टेम्पररी एग्रीमेंट टू सेल साइन किया है तो आपको कैश की पेमेंट सेलर को परमानेंट एग्रीमेंट टू सेल साइन करने से पहले देना पड़ेगा। कभी कभी सेलर TM या रजिस्ट्री पर भी कैश लेने को एग्री हो जाता है, हालांकि ये ना के बराबर होता है। सेलर बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी से NOC लेगा और बायर को उसकी कॉपी देगा और ओरिजिनल दिखाएगा। NOC आने के बाद बायर को नेक्स्ट 10% की पेमेंट सेलर को देनी होती है। कभी कभी ये 5% भी हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक जो है बायर को 85% का लोन दे रहा है तो उस केस में सिर्फ पेमेंट जो आएगी वो 5% की आएगी, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के हिसाब से बैंक लोन लेने वाले को अपने तरफ से कम 15 से 20% की पेमेंट करनी होती है। हर डील का पेमेंट शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बायर जो है वो 80 से 85% का लोन ले रहा है। अगर किसी डील में बायर लोन कम ले रहा है या लोन ना ले रहा हो तो डील के टाइम फ्रेम में कुछ अमाउंट पे करता है, मतलब जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से रखा जाता है, पर यह पूरी तरह से बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। बाकी के बैलेंस पेमेंट रजिस्ट्री के दिन की जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदते समय। सेलर TM के लिए अप्लाई करता है पर इसकी पेमेंट बायर को करना होता है, और बिल्डर की जो NOC होती है वो अन्य डॉक्यूमेंट के साथ अथॉरिटी में जमा हो जाती है।
टीएम अप्लाई और प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके टीएम कैसे अप्लाई करना होता है उसका भी आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप एक वीडियो देख सकते हैं। अथॉरिटी से टीएम इशू होने के बाद बैंक 3 से 4 दिन लेता है जो डिसबर्समेंट का चेक होता है वो रेडी करने में। इस बीच आपको अपनी रजिस्ट्री तैयार करानी होती है। इसके लिए आपको लायर से जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी लेनी है वो पूछ के स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपको पैसे जमा करना होता है, वो आप उसको चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से जाके जो लॉयर होता है वो स्टाम्प पेपर प्रिंट करा लेता है और आपकी रजिस्ट्री को रेडी करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो फाइनल स्टाम्प पेपर लॉयर निकाले उससे पहले आप उसकी प्रीव्यू कॉपी मंगा के एक बार अपने नाम को और प्रॉपर्टी एड्रेस आदि को जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप एक बार स्टाम्प पेपर आपका प्रिंट हो गया बाद में उसमें कुछ गलती निकलती है तो अपडेट करना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन होता है। और हाँ, एक बात और, रजिस्ट्री पर आपकी प्रॉपर्टी के मेन गेट की फ़ोटो भी लगती है, तो एक फ़ोटो लॉयर को आप ज़रूर प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग कोई एक बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी गेट की फ़ोटो लगा देते हैं। तो जब आप इतना कुछ अपने प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं छोड़ना चाहिए। अथॉरिटी से टीएम आने पे उसे सेलर बायर को दे देता है। अगर बायर जो हो लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो जो टीएम होता है वो बैंक में दे देगा, ताकि बैंक अपने प्रोसेस को पूरे कर पहले से जो प्री अप्रूव्ड लोन है वो उस लोन का जो अमाउंट है वो जो हर सेलर या मतलब एक से ज़्यादा सेलर है तो सबके नाम पे बराबर अमाउंट का वो चेक बना दे। एक बार बैंक से अगर चेक बन जाए तो उसकी कॉपी सेलर को शेयर कर दे, ताकि वो अपने नाम और उसमें अमाउंट जो है उसको क्रॉस चेक कर ले। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जनरली, जो कि आपको जब ट्रांजेक्शन में होते हैं लास्ट में आपको पता चलता है, इनफैक्ट जब बैंक जो होता है डिसबर्समेंट फेज में आती है तो पता चलता है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जितना भी आपका लोन सैंक्शन हुआ है उसमें से 10 से लेके 50,000 तक बैंक आपका अमाउंट रोक लेता है। ये जो अमाउंट बैंक होल्ड करता है वो पेमेंट बायर को सेल्फ पेमेंट देनी होती है सेलर को। बाद में बैंक ये अमाउंट डायरेक्ट बायर को ही ट्रांसफर कर देता है जब बायर रजिस्ट्री के बाद अथॉरिटी से पीटीएम लेके बैंक को जमा करता है। पीटीएम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम बात करें रजिस्ट्री वाले दिन की, तो पहले हम चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले सेलर की चेकलिस्ट की बात करते हैं। तो जो सेलर होता है उसको श्योर होना चाहिए कि उसके बाद प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल पेपर हों, या फिर अगर उसने प्रॉपर्टी पे पहले से लोन ले रखा है तो जो बायर का लोन प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के थ्रू वो जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो बायर के बैंक को चले जाने होने चाहिए। इसके अलावा फ्लैट की जो सारी कीज़ होती है वो सेलर को अपने पास रख लेना चाहिए, या इसके अलावा 3 से 4 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी अपने पास रखना चाहिए। वहीं बायर को श्योर होना चाहिए कि उसके पास चेकबुक उसकी पड़ी हो। अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश अमाउंट रख लें, अगर आप कोर्ट फी कैश में देना चाहते हैं वो अमाउंट भी आप कैश में रख लें। 3 से 4 आपके भी पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लगेंगे वो भी आप रख लें। इसके अलावा आपको 2 विटनेस चाहिए, उनके भी 2-2 फ़ोटो चाहिए होगा। इसके साथ ही आपको जो सबसे ज़रूरी है, आपको 1 किलो लड्डू का डब्बा भी अपने साथ रखना चाहिए। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में 2 घंटे या पूरे दिन भी लग सकते हैं, या उस दिन कितनी रजिस्ट्री लाइन में है या कितने कर्मचारी उपलब्ध हैं इस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आपको तैयार होकर आना चाहिए। सेलर, बायर, बैंक के लॉयर और आपके लॉयर से कोऑर्डिनेट करके एक डेट फिक्स की जाती है। बायर और सेलर पहले लॉयर के ऑफिस जाके रजिस्ट्री पर सिग्नेचर और अंगूठा लगाते हैं। बायर द्वारा लाए गए 2 विटनेस भी रजिस्ट्री पे अपना सिग्नेचर करते हैं, उनके भी फोटोग्राफ्स लगते हैं। फिर वकील साहब बायर सेलर को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस पर ही बैंक का आदमी भी चेक लेके पहुंचा होता है। बैंकर नई रजिस्ट्री के साथ साथ जो कि अभी ड्राफ्ट रजिस्ट्री होती है और सेलर की पुरानी रजिस्ट्री और उसके जो भी ओरिजिनल पेपर्स होते हैं जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, पोजीशन लेटर हो गया, ये सब चेक करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर सेलर ने लोन लेके प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो प्रॉपर्टी के सारे पेपर बैंक में ही होंगे, और यदि सेलर ने लोन क्लोज करा लिया है तो पेपर जो होते हैं सारे ओरिजिनल बैंक उसको दे देता है। या फिर बायर अगर सेम बैंक से या अदर बैंक से लोन ले लेता है तो एक बैंकिंग प्रोसेस होता है जिसमें सेलर का लोन क्लोज होता है और पेपर डायरेक्टली बायर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बैंकर के पेपर चेक करने के बाद उसके कंसेंट से लॉयर रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसे नंबर लगाना भी कहते हैं। इससे पहले बायर को 1% कोर्ट फी पे करनी होती है। आप ये चाहे तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। कैश के केस में अमाउंट कुछ ज़्यादा लेते हैं। इस पेमेंट की आपको स्लिप भी मिलती है। जब रजिस्ट्री कराने का नंबर आता है तो ऑफिशियल के सामने जाने से पहले सेलर को बैंकर चेक दे देता है और सारे उसको ओरिजिनल पेपर रिसीव कर लेता है।
यहाँ फिर मैं दोहराता हूँ कि हर डील का पेमेंट शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बायर को 80 से 85% तक का लोन लेना है। अगर किसी डील में बायर लोन कम ले रहा है या फिर लोन नहीं ले रहा है तो उस डील के टाइम जो भी शेड्यूल होता है उसमें ही कुछ अमाउंट जो होता है वो सेलर को पे करता है, बाकी का जो बैलेंस पेमेंट होता है वो रजिस्ट्री के दिन करता है। बायर, सेलर और विटनेस कंसर्न ऑफिशियल के सामने काउंटर पे पहुंचकर फोटो और अपना बायोमेट्रिक कराते हैं। बायोमेट्रिक और फोटो खींचने के बाद जो रजिस्ट्री के पेपर होते जमा किए गए होते हैं उसके ऊपर बैक साइड में बायर और सेलर और विटनेस की फोटो और सिग्नेचर प्रिंट होता है। इस पर बायर, सेलर और विटनेस के सिग्नेचर होने के बाद फिर से रजिस्ट्री के पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के लिए जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद सेलर बायर को अपनी प्रॉपर्टी की सारी कीज हैंडओवर कर देता है और शुभकामनाएं देते हुए अलविदा कह के प्रस्थान कर जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस कंसर्न थोड़ा समय लेते हैं और फिर एक रिसिप्ट देते हैं जो बैंकर अपने साथ लेके जाता है ताकि उसी के बेस पे 6-7 दिन में आके वो ओरिजिनल रजिस्ट्री को ले जाए। अगर आप सेम डे रजिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा खर्च करना पड़ता है, अनऑफिशियली खर्च करना पड़ता है और आप उस सेम डे वो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी पे लोन नहीं ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल पेपर आप अपने साथ रख सकते हैं, रिसिप्ट अपने साथ रख सकते हैं। अगर रजिस्ट्री बैंकर लेके जाने वाला हो तो बायर को मैं एक सलाह दूंगा कि बैंकर से पहले से बात करके रख लेंगे, जब वो रजिस्ट्री लेने आए तो उसकी कॉपी आपको एक प्रोवाइड करा दे, क्योंकि बाद में रजिस्ट्री बैंक से या रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाने के प्रोसेस में आप बायर को थोड़ा सा समय भी देना पड़ता है, कुछ उसमें पैसे भी लगते हैं। फाइनली बायर बैंकर को, डॉक्यूमेंट राइटर को, लॉयर को और अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो तो उसको पेमेंट देता है और लड्डू बांटते हुए अपने घर को प्रस्थान कर जाता है। इसीलिए आपको 1 किलो लड्डू रखने के लिए मैंने बोला था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। पीटीएम, याद है ना मैंने आपसे कहा था कि जितना भी लोन आपके अप्रूव होता है बैंक से उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है बैंक डिसबर्स नहीं करता है ताकि बायर पीटीएम लेके अथॉरिटी से वो आपको बैंक में जमा कराए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब तक बैंक के पास पीटीएम जमा नहीं होता तो लोन की ईएमआई में बस इंटरेस्ट चार्ज करता है, प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज बैंक नहीं करता है। इसलिए बायर को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीटीएम को वो बैंक में सबमिट करे। पीटीएम जो अप्लाई करना होता है वो आपको अथॉरिटी से अप्लाई करना होता है और उसके लिए आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप चाहें तब उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। पीटीएम के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उसमें से एक पीटीएम लेटर जो बैंक इशू करता है वो देना होता है। इसके अलावा आपको अपनी केवाईसी के लिए आपको पैन नंबर और आधार कार्ड देना होता है और आपको अपनी जो रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी भी आपको अथॉरिटी में लगानी होती है। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप मीटिंग करते हैं तो उसी टाइम आपको टीडीएस के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टी आप 50 लाख की खरीद रहे हैं या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो टोटल जो डील वैल्यू होती है उसमें से 1% करके बायर को सेलर को पेमेंट करनी होती है और बाद में सेलर के अकाउंट में वो 1% जो उसका टैक्स अकाउंट होता है उसमें जमा करके जो उसका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है बायर सेलर को दे देता है। वहाँ से सेलर उस अमाउंट को अपने टैक्स लायबिलिटीज़ में एडजस्ट करा सकता है या फिर उसको क्लेम कर सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी पर लगने वाले टीडीएस या उसे कैसे पे किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के राइट कॉर्नर में जो लिंक है उसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टीडीएस क्या होता है और उसको कैसे जमा किया जाता है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा ज्ञान रीसेल और रजिस्ट्री के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछे और मैं खुद आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई जानकारी देने से मैं चूक गया हूँ तो उसे आप कमेंट में लिखे, इससे अन्य लोगों को मदद मिलेगी। और हाँ, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको मेरा एक कहना बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अगर आप लोगों का हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया पेज पे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।